दोस्त, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट एकेडमिक कंपटीशन में। दोस्तों, कल हम लोग पढ़े थे गुजरात और आज हम लोग शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश अभी यूपी पुलिस में भी लगभग 50,000 की वैकेंसी आई है। उस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में हर एक चीज़ को पढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा हो जीके जीएस यहाँ के कवर हम लोग करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए, बोलेगा कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है। भारत में सर्वाधिक या सबसे अधिक जनसंख्या यूपी का। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका है? यूपी का। अगर बोलेगा सबसे कम जनसंख्या किसका है? सिक्किम का। किसका है? सिक्किम। यूपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। जनसंख्या के अनुसार देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा यूपी। क्षेत्रफल के अनुसार से देखा जाए सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान। क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए तो सबसे छोटा राज्य हो जाता है गोवा। कौन हो जाता है? गोवा हो जाता है। ठीक है, यहाँ से अगर देखा जाए यूपी के बोलता है ना कि कितने भारत का ऐसा कौन राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा लगाता है। यूपी एक ऐसा राज्य है, इसका सीमा 8 राज्यों से लगता है। कितने राज्यों से लगता है? 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश से। तो यूपी की सीमा, दूसरा यूपी की सीमा 8 राज्य, 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से। किससे लगता है? केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगता है। आप देख सकते हैं, आप नक्शा है तो आपके पास देख सकते हैं। ये इसके भाग में इस साइड में देखा, यहाँ से देखा। अगर बोलेगा यूपी की सीमा किस देश के साथ लगता है, इसका ऊपर वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये नेपाल है। किसके साथ लगाता है? नेपाल देश के साथ यूपी अपना सीमा लगाता है। याद रखिएगा, एक देश के साथ। इसके बाद शुरू से देखिएगा, इधर सब आपको राज्य दिखेंगे आराम से। 8 राज्य आसानी से आप मैप पे गिन सकते हैं। ऐसे याद रखिए कितने राज्य हैं? 8 राज्यों के। इसके जितना कोई भी राज्य नहीं सीमा लगाता है। अगर आप असम को देखिएगा, असम 7 को रह जाता है, 8 को पूरे। ठीक है, तो याद रखिएगा दोनों एग्जाम में क्वेश्चन ये बन चुके हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य यूपी और कितना सीमा लगाता है 8 राज्यों के साथ। उसी तरह अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछे कौन ऐसा देश है जो सर्वाधिक देशों से सीमा लगाता है विश्व भर में? चीन 13 देशों के साथ सीमा लगाता है। चीन के सीमा कितने देश के साथ लगता है? 13 देश। भारत में कौन राज्य सीमा लगाता है सबसे ज़्यादा? यूपी। कौन लगाता है? यूपी। क्लियर? उत्तर प्रदेश। इसका देखा जाए राजधानी कहाँ है? लखनऊ। कहाँ है? लखनऊ। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके ऊपरी भागों से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए ऊपर इस साइड में आइएगा, आपको मिलेगा शामली। क्या मिलेगा? शामली मिला। शामली किस लिए जाना जाता है? शामली कुछ नहीं अभी, शामली कोई बात नहीं, हम है ना। शामली, ये शामली बोलेगा भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? शामली उत्तर प्रदेश से। कहाँ से? हरित क्रांति। भारत में हरित क्रांति कहाँ से शुरुआत हुई बाबू? शुरू हुआ था यहीं से, शामली से। अब देखिए सॉरी, अगर आपसे पूछे हरित क्रांति की शुरुआत शामली से, लेकिन पूछेगा विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे बोला जाता है? विश्व में हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक, एक ये क्वेश्चन हो गया। बोलेगा भारत में हरित क्रांति का जनक। भारत में मतलब कौन ऐसे व्यक्ति थे जो हरित क्रांति को लेकर आए थे? भारत में हरित क्रांति का जनक। बोलेगा हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? हरित क्रांति शब्द, हरित क्रांति शब्द किसने? इतना क्वेश्चन आपको याद रखना है। ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तीनों के तीनों एक साथ। VVI मेरे तरफ से इसको रखिए। हरित क्रांति का विश्व में याद रखिए, सबसे पहले हरित क्रांति शब्द लाया किसने था? विलियम गॉड। किसने लाया था? विलियम गॉड। बोलेगा विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे बोलते हैं? बोरलॉग को। क्या नाम है? नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग।
नॉर्मन बोरलॉग। ये कहाँ के रहने वाले व्यक्ति थे? अमेरिका के। कहाँ के थे? अमेरिका। यूएसए इसे बोला जाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये रहने वाले व्यक्ति वहीं के थे। ये सबसे पहले विश्व में हरित क्रांति को लेकर आए थे, लेकिन शब्द को गढ़ने वाला व्यक्ति विलियम गुड, ये अलग क्वेश्चन है। हरित क्रांति का जनक विश्व में नॉर्मन बोरलॉग और भारत में एमएस स्वामीनाथन। नाम क्या है? एमएस स्वामीनाथन। भारत में कौन है? एमएस स्वामीनाथन। हरित क्रांति होता क्या? समझ में आ रहा है? हरित क्रांति वर्ड कहने का मतलब हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा कृषि पर जोर दिया जाएगा। जैसे धान का मतलब होता है फसल, गेहूं का फसल होता है, जौ का, बाजरा का, इस सब पे ध्यान दिया जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? हरित क्रांति। यानी कि देखिए, अगर सब लोग एक बात समझिए, सब लोग अमीर ही रह जाएंगे तो खेती कौन करेगा? और जब किसान खेती नहीं करेगा, अमीरवन का पैसा चाटेगा कि खाएगा, पैसा का चबाएगा, क्या करेगा अमीर? इसलिए किसान का भी होना जरूरी है। इसलिए लाल बहादुर शास्त्री ने जब युद्ध हो रहा था उस समय जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। उस समय अपने पास बहुत मतलब दिक्कत हो गई थी भारत के पास। अचानक मतलब जवाहरलाल नेहरू का मरना, उसके बाद प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बन गए थे, इसलिए नारा दिए थे। पाकिस्तान बार बार देखिए 62, 65, 67 3 साल लगातार युद्ध हो गया था, मतलब 1-2 साल के। भारत में बहुत अन्न की कमी हो गई थी, अनाज नहीं थे भारत में, इसलिए नारा दिया था कि देश पर जवान लड़ेंगे और देश के अंदर किसान। नहीं समझे? किसान एक तरह से भूखमरी को बचाना था। नारा इसलिए निकल गया था, जय जवान जय किसान। समझ में आया? अब विज्ञान के बारे में कब आया था? जब परमाणु के बम बनाने का काम हो गया था अटल बिहारी वाजपेयी, तो अटल बिहारी वाजपेयी कौन सा नारा दिए थे? जय जवान जय किसान जय विज्ञान। विज्ञान के कारण ही ना हम लोग ताकतवर बने। तो उनका भी कहना सही था, इनका भी कहना सही है, दोनों अपने जगह सही है। तो जय विज्ञान जब जुड़ जाएगा तो अटल बिहारी वाजपेयी, और नहीं रहेगा तो लाल बहादुर शास्त्री। समझ में आएगा हरित क्रांति क्या होता है? इसमें किस पर जोर दिया जाएगा? कृषि पे। किस पे? कृषि पे जोर दिया है। शामली समझ में आएगा सबको? गुड। शामली के नीचे उतरिएगा, इधर मिलेगा मेरठ। मेरठ मिला? मेरठ। शामली के नीचे उतरिएगा मेरठ। इधर शुद्ध हिंदी बोलता है मेरठ साइड में। मेरठ साइड में जाएगा हम लोग ये सब लैंग्वेज नहीं मिलेगा, बढ़िया हिंदी बोलता है मेरठ साइड वाला। मेरठ में देखिए बोलेगा 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? यहीं से। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुआ था? मेरठ से। बस मेरठ इसलिए जाना जाता है। बोलेगा 1857 की जो क्रांति था, इसमें जो लोग मतलब बहुत देखे होंगे, पूरे भारत में ये क्रांति फैला था। 1857 की क्रांति, भारत का कोई ऐसा जिला नहीं बचा था। अपने पलामू के भी बात करें, 1857 में पलामू से कौन नेतृत्व किया था? अगर ये झारखंड जी के पूछता है तो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। यूनिवर्सिटी है ना हम लोग का, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी। 1857 की क्रांति में इन्हीं लोग रहे। ये AK सिंह में हम लोग पढ़ने जाते हैं ना, तो ये कौन सा यूनिवर्सिटी से ऑपरेट करती है? NPU, शॉर्ट फॉर्म में उसी को तो क्या बोला जाए? NPU, नीलांबर पीताम्बर। तो ये 1857 की क्रांति इतना जोर पकड़ लिया था, पूरे भारत भर में फैल गया था, कोई जगह नहीं बचा था। तो इसलिए आपको याद रखना है कि 1857 की क्रांति शुरुआत मेरठ यूपी। कहाँ से? मेरठ यूपी से। और बात याद रखिएगा, इसमें रूल संकेत के रूप में क्या रखते थे? क्या रखते थे? इसका संकेत क्या था? रोटी, कमल और चपाती। क्या याद रखिएगा? कमल और चपाती। चपाती रोटी को बोला जाता है ना। कमल और चपाती क्या था? इसका पहचान था, दिया जाता था। आपको मिलेगा, समझिएगा 1857 क्रांति का ये क्या है? संकेत है। तो इस क्वेश्चन एग्जाम में पूछा कि इसका संकेत क्या था 1857 की क्रांति का? कमल और चपाती, या रोटी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। भारत के प्रथम बोलेगा स्वतंत्रता के लिए क्रांति कौन था? यही 1857 की क्रांति क्या था? भारत की प्रथम स्वतंत्रता की क्रांति। ठीक है। मेरठ समझ में आ गया। मेरठ के बगल में इधर आइएगा, मिलेगा मुरादाबाद। मुरादाबाद मिला? यस सर। मुरादाबाद। मुरादाबाद किस लिए जाना जाता है? मुरादाबाद। यहाँ पे बाबू बोलेगा किस चीज़ का फैक्ट्री है? पीतल उद्योग का। किसका है? पीतल के बर्तन वगैरह जो भी काम बनाया जाता है ज़्यादा मेरठ में बनते हैं। पीतल उद्योग। मुरादाबाद में कौन सा उद्योग मिलेगा आपका? पीतल। देखते हैं शादी में पीतल कांसा का बड़ी महत्व होता है।
अगर नहीं पीतल बर्तन वाला नहीं चढ़ा बर्तन तो हो सकता है तिल को रुक जाए उस रात में। ऐसा होता है, हम देखे हैं इस चीज़ को। अगर स्टील सेट चढ़ा दिया ना, कहेगा कि नहीं होगा। कहाँ फूला के हम सेट बोले थे, कहाँ पीतल कांसा के बर्तन एक को नहीं। उसी रात में तिलक कैंसिल। कितनों दादा भैया करने लास्ट में चढ़ता है, भागता नहीं है, चढ़ता है। तो उसी तरह पीतल उद्योग कहाँ आपको मिलेगा? मुरादाबाद में मिलेगा। खासा यहाँ क्या बनता है? पीतल का मतलब बर्तन सामान जो भी बनते हैं पीतल का बनते हैं। इसके बगल में इधर मिलेगा रामपुर। रामपुर मिला? रामपुर किस लिए जाना जाता है? रामपुर किस लिए प्रसिद्ध है? रामपुर देखिए, रामपुरी चाकू के लिए, बड़े बड़े चाकू रहता है, बड़े का फिल्म में इतना बड़का कटारी जैसा चाकू निकलता है। रामपुरी चाकू किसके लिए जाना जाता है? रामपुरी चाकू के लिए। इतना बड़ा बड़ा उधर के चाकू होता है, पूरा पुराना फिल्म में शूट उसी से करता है, एकदम वैसे। एगो खुखरी चाकू देखे हैं कभी? नेपोलियन के पास रहता है, चकुया रहेगा ऐसे, थोड़ा सा टेढ़ रहेगा, ऐसे निकल रहेगा, ये तो मत रहेगा, ओकरा खुखरी चाकू, नेपाल साइड के वो चाकू रहता है। एक बार एकदम निकाल के ऐसे गोल करके निकाल दीजिए, मर जाएगा, बचेगा नहीं। भयानक चाकू आता है, खुखरी ओकरा बोलता है, नेपाली लोग ज़्यादा रखते हैं। गोरखा पुलिस के पास मिलेगा, जो गोरखा रेजिमेंट होता है उनके पास खुखरी चाकू मिलेगा। ये रामपुरी चाकू भी बहुत प्रसिद्ध है। इधर मिलेगा इस साइड में, रामपुर जब पहुँचेगा तो रामपुर के ऊपर इधर देखेगा ना, मिलेगा आपको पीलीभीत। क्या मिलेगा? पीलीभीत। हाँ, नहीं है पीलीभीत, हम यहाँ पे गए घूमे, बहुत अच्छा जगह पीलीभीत, मेरा दोस्त के घर था। पीलीभीत जब आइएगा तो यहाँ इधर आइएगा तो मिलेगा बरेली भी बता देते हैं। पीलीभीत और बरेली, इधर जाइएगा ट्रेन उरेन नहीं जाती, इधर वाहन परिवहन बहुत चलता है, ज़्यादा भाड़ा नहीं लेता, 70 किलोमीटर है, 70 रुपया चल के आ गए। डाल्टनगंज जैसा हम लोग के नहीं है, लूट रहा है 150 रुपया, 120 रुपया, वहाँ ठीक है, परिवहन ज़्यादा भाड़ा नहीं लेती है। तो पीलीभीत कैसा क्षेत्र है? तराई क्षेत्र है। बता रहा तराई से, पीलीभीत तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र समझिए क्या होता है। ये मान लीजिए पहाड़ है, ऊपर क्या है? ये पहाड़ है। पहाड़ के निचली जो हिस्सा होता है, इधर से पानी आके और सालों भर यहाँ आके जमा हो जाए। ऊपर से पहाड़ी क्षेत्र से पानी दलदली टाइप के समझ सकते हैं, और सालों भर पानी रहे, उसी को बोला जाता है तराई क्षेत्र। यानी पहाड़ के पाद में होगा, ये नहीं कि पहाड़ के ऊपर तराई क्षेत्र होगा। समझ में आ रहा ना? पानी कहाँ आके रुकेगा? नीचे रुकेगा। तो इसीलिए निचली भाग को क्या बोला जाता है? तो पीलीभीत तराई क्षेत्र पर स्थित है, क्योंकि जैसे ही पीलीभीत इधर से खत्म होता है ना, ऊपर उत्तराखंड शुरू हो जाता है। यानी कि क्या होगा? सिर्फ पहाड़ ऊपर रहता है। यही कारण है कि इसे क्या बोला जाता है? तराई क्षेत्र के नाम से जाना जाता है पीलीभीत। अब पीलीभीत याद रखिएगा, पीलीभीत यहाँ पे टाइगर रिजर्व भी है। पीलीभीत क्या है बाबू? टाइगर रिजर्व। इसके बगल में आप देखिएगा मिलेगा दूधवा। पीलीभीत के बगल में देखिए मिलेगा दूधवा, मिला? हाँ, पीलीभीत भी टाइगर रिजर्व है, परेशान नहीं होना है। दूधवा क्या मिला? दूधवा दूधवा जहाँ होगा ना, वहाँ टाइगर बनाया होगा। क्या है ये? क्या है बाबू? टाइगर रिजर्व है। क्या है? टाइगर रिजर्व। यानी यूपी सरकार क्या करती है? दूधवा, बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, दूधवा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश। खत्म, कुछ नहीं याद रखना है इसमें। दूधवा कहाँ? उत्तर प्रदेश में। आगे देखिए, एक हम लिखे बरेली। क्या लिखे? बरेली। आ जाएगा यहाँ बरेली। बरेली किस लिए जाना जाता है? आप देखिए, आप में नक्शा में मिलेगा बरेली। अगर देखा जाए, इसे सुरमा नगरी के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसे? सुरमा नगरी। सुरमा नगरी। बरेली में आर्मी का कैंट भी है। क्या बाबू? यहाँ पे आर्मी कैंट। आर्मी कैंट यहाँ पे क्या स्थित है? आर्मी कैंट। एक चीज़ और याद रखिएगा, इसे क्या बोलते हैं? सुरमा नगरी, आर्मी कैंट। और यहाँ पर सिया सुनी बड़ी होता है, मुस्लिम में बड़ी झगड़ा आता है, दंगा बड़ी होता है। बरेली समझिए मुस्लिम का गढ़ है। यहाँ पे आए दिन भयानक बड़ी मतलब दंगा करता है जी यहाँ पे। और यहाँ के हम लोग इस जगह पे रहे, बरेली पूरा घूमे हुए हैं। जो बरेली है, यहीं से 3 साल हम लोग डिप्लोमा भी किए थे। तो सुरमा नगरी। और यहाँ पूछेगा सबसे खास किस नदी के किनारे है? रामगंगा नदी के किनारे है। रामगंगा नदी, आपको रामगंगा नदी शायद दिखेगा। रामगंगा आप याद रखिएगा। बरेली को क्या बोलते हैं? सुरमा नगरी। क्या है? आर्मी कैंट। और यहाँ पे क्या है? रामगंगा नदी के किनारे है। कोई दिक्कत? बरेली में इतने बातें आपको याद रखना है, ठीक है? आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। इसमें याद रखने वाला, याद रखिए इम्पोर्टेंट VVI के विश्व के प्रथम
विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? बोर लॉग। किसे बोलते हैं? बोर लॉग को। ये कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका। कहाँ के? अमेरिका के रहने वाले। भारत में किसे बोला जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को बोला जाता है हरित क्रांति का जनक। अब वही बोलेगा हरित क्रांति शब्द किसने दिया? विलियम गॉड। किसने दिया? विलियम गॉड। ठीक है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? शामली। कहाँ से हुआ था? शामली से हुआ था। ठीक है। अब याद रखिए, रामपुर किस लिए? रामपुरी चाकू के लिए। पीलीभीत क्या? तराई क्षेत्र है। दुधवा बताइए 1857 के क्रांति के समय संकेत क्या था? उस समय एक दूसरे के कैसे संकेत पहुंचाया जाता है? कमल और चपाती, यानी कमल के फूल रहता था और क्या रहता था? ठीक है। विश्व में किस देश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? भारत का हो गया, बात सही है। दूसरा पे कौन आ गया? चीन। अगला 10 साल में होगा तो भारत पे कोई छू नहीं पाएगा। बड़ी तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रहा है। मालूम है, जनसंख्या कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि देखिए जनसंख्या तो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। क्या ज़मीनिया बढ़ रहा है? उतना का उतना ही है। बस यही प्रॉब्लम है। इतना जनसंख्या हो जाएगा कि लोग रहेंगे तो खाना क्या खाएंगे? भूखे मरना पड़ेगा। माटी कोड़ के खाएगा? ऐसा तो हो नहीं सकता। पहले लगे इतना समझ में क्या? चले इस साइड में फिर से पहुंच जाते हैं। देखिए शामली, मेरठ, इसके नीचे आइएगा मिलेगा गाजियाबाद। क्या मिलेगा? गाजियाबाद। मिला? गुड। गाजियाबाद किस लिए जाना जाता है? औद्योगिक क्षेत्र है। गाजियाबाद क्या है? गाजियाबाद औद्योगिक क्षेत्र। हाँ, दिल्ली के नज़दीक है। याद कीजिए, यही ना आता है उस एनसीआर में आता है। ये नोएडा वाला एरिया जो पढ़ाए थे उसमें क्या आता है? ये भी आता है। और गाजियाबाद क्या, इसके बारे में नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि एनसीआर में आपको बहुत अच्छा से हम पढ़ा चुके हैं। नोएडा के क्षेत्र में यानी गाजियाबाद हो गया, फरीदाबाद हो गया, ये सब एरिया किस में शामिल हो जाता है? ओखला हो गया। ओखला दिल्ली में पढ़ाए थे ना। ओखला पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। ओखला दिल्ली में हम काफ़ी चीज़, हम मतलब नोएडा के अंतर्गत आता है। जब दिल्ली हम पढ़ाए थे उसमें काफ़ी चीज़ आप लोग के दिल्ली के बारे में पढ़ाए थे। ठीक है। आप लोग कमेंट करके बोलिएगा दिल्ली के बारे में पढ़ना होगा तो कमेंट नीचे कर दीजिएगा। दिल्ली भी एक दिन सेशन ला देंगे आप लोग के लिए भी। औद्योगिक गाजियाबाद किसके लिए? औद्योगिक। इसके नीचे आइएगा मिलेगा अलीगढ़। क्या मिलेगा? अलीगढ़। मिला अलीगढ़? अलीगढ़ के ऊपर मिलेगा सिकंदरा। हम केवल एस लिख देते हैं। सिकंदराबाद। अलीगढ़ के ऊपर क्या मिलेगा? सिकंदराबाद। ये दोनों शहर मिला, सिकंदराबाद और अलीगढ़। सिकंदराबाद। ये सिकंदराबाद किस लिए जाना जाता है? अकबर का मकबरा है। किसका है? अकबर का मकबरा। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदराबाद में। कहाँ है? ये सिकंदराबाद। एक और सिकंदराबाद मिलेगा, तेलंगाना में पड़ रहा है। हैदराबाद और सिकंदराबाद को क्या बोला जाता है? जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। वो तेलंगाना में पढ़ना, अभी नहीं पढ़ना है। तो अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? यूपी के सिकंदराबाद में। सिकंदराबाद के नीचे क्या था? अलीगढ़। 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 अलीगढ़ को क्या बोला जाता है? ताला नगरी। क्या बोला जाता है? ताला नगरी। यहाँ के बाबू ताला के कमाल है। इसका नया नाम क्या हो गया बाबू? हरिगढ़। अलीगढ़ अब नहीं है। क्या नाम हो गया? हरिगढ़ नाम हो गया। वहाँ सरकार किसका है यूपी में? योगी आदित्यनाथ। ओरिजिनल नाम अजीत नाथ है। कुछ नाम है? अजीत कुमार बिष्ट। योगी, हाँ, अजीत सिंह बिष्ट उसका पूरा नाम ये है। ठीक है। अभी वो चाह रहा है ना, जैसे उससे पूछा गया हरिगढ़ का नाम क्या कर दिया गया? हरिगढ़, क्योंकि अली मुस्लिम का नाम होता है तो इसलिए उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया? हरिगढ़। एक बात एक समझिएगा, तो उसे न्यूज़ वाला पूछे कि तब तो आप जैसे एक बाज़ार के नाम था उर्दू बाज़ार, उसका नाम क्या कर दिया? हिंदी बाज़ार कर दिया। उसी तरह पूछ रहा था मीडिया वाला कि आप बताइए तब तो आप बदल रहे, जैसे तो ताजमहल का राम महल रख दीजिएगा नाम, आप तो रख देंगे।
रख देंगे। देखिए ऐसा नहीं करना चाहिए। जो जैसे अभी इलाहाबाद सब दिन बोले तब प्रयागराज बोलने में अजीब लगता है, नहीं मुगल सराय सब दिन बोले हैं तो दीनदयाल उपाध्याय करवाइएगा, ये भी अजीब। देखिए हम लोग के लिए तो थोड़ा ऑड लगेगा ही बोलने में, लेकिन जो आने वाला पीढ़ी रहेगा उन लोग क्योंकि सब दिन नाम सुनेगा दीनदयाल तो उन लोग मुगल सराय का भी नहीं बोलेगा, तो हम लोग थोड़ा ऑड लग रहा है। लेकिन आने वाला 2 साल 20 साल 15 साल गुजरेंगे तो ऑड नहीं लगेगा, आदत हो गया सुनते सुनते। कुछ नहीं फ़ायदा है जी। देखिए चेंज करने का हमें तो लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है, बस ये दिखाना कि हम हिंदू की ओर जा रहे हैं। अरे क्या हुआ, हिंदू हो मुस्लिम हो, देश के लिए तो सबको ही आज़ादी दिया है। मुस्लिम आज़ादी नहीं दिया, हिंदू नहीं दिया, सब दिया है। तो ये कोई ज़रूरी है कि सबको चेंज करते जाए। अब मुगल सराय चेंज किया तो उनका कहने से अब कितना, अब समझिए पूरा मिटाना पड़ेगा चारों तरफ, जहाँ जहाँ मुगल सराय लिखा होगा सब मिटाएगा। पंडित इतना बड़का नाम लिखेगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा। अब हिंदी उर्दू बाजार ये सब, अलीगढ़ का नया नाम क्या कर दिया, हरिगढ़, क्या बोलते हैं, ताला नगरी। अलीगढ़ सिर्फ ताले के लिए जाना जाता है। ससुरा एते लोटा भर भर बाल्टी भर के ताला बनाता है यहाँ। ये चोर से जल्दी टूटेगा नहीं, ये बहुत भयानक। ये सब नॉर्मल ताला है, चोरवा ने 1-2 मुक्का मारेगा तलवा टूट जाता है ये सब, और वो ताला नहीं तोड़ पाता। बड़ा बड़ा शटर वाला में एते ताला लगल रहता है। यानी ताला नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, अलीगढ़। बहुत फेमस है अलीगढ़ ताला नगरी के लिए। इसके अलीगढ़ के नीचे आइएगा मिलेगा आगरा, मिला आगरा। आगरा के बगल में इधर मिलेगा कोनवा पर फतेहपुर, क्या मिलेगा, फतेहपुर। हाँ आगरा के बगल में मिलेगा फतेहपुर सीकरी, एकदम कोना में राजस्थान साइड में देखिएगा। यहाँ देखिए हम जैसे लिखे हैं वैसे ही सेम मिलेगा, ठीक है। आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों मिला, वेरी गुड। आगरा आगरा जानिएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ से एक नदी गुजर रही होगी, उस नदी का नाम है यमुना नदी। आगरा किस नदी के किनारे बाबू, यमुना नदी के किनारे। यमुना नदी, आगरा किस नदी के किनारे है, यमुना नदी। क्लियर हो गया। आगरा में क्या है, ताजमहल, क्या स्थित है, ताजमहल। हाँ आगरा में क्या स्थित है, ताजमहल। बोलेगा ताजमहल को किसने बनवाया था, शाहजहां। किसने बनाया, शाहजहां ने। किसके लिए बनवाया था, मुमताज के लिए। किसके लिए, मुमताज। शाहजहां बनवाया। इसकी पत्नी का नाम क्या था, मुमताज। ससुरा 3 को बियाह कर लेता और 1 खातिर ताजमहल बनवाया। ये तो गलत बात है, नाइंसाफ़ी है। तीनों के लिए बनवाता, 4 गो के लिए, सब के लिए बनवाता है, लेकिन 1 के लिए बनवाया खाली, ठीक है। तो ताजमहल किसके लिए बनवाया, मुमताज के लिए। देखिए ऐसा नहीं है, 3-4 रहते हैं, चाहे कितनी भी पहले के जमाने ज़्यादा भी, अभी तो 1 को संभालना सबसे बड़ा मुश्किल है। पहले का बात अलग है, पहले बियाह करके भुलाइयो जाता था कि वो हमरे पत्नी है का। सच्चाई बता रहा है, पहले याद रहता होगा जी। इतना बड़का मान ली बड़े बड़े रूम है, याद नहीं रहता था कि हमर कौन सी हमर वाली पत्नी है, कौन साल बकरा से बियाह किए थे, याद नहीं है। तो ये सब मुमताज को बड़ी चाहता था ताजमहल, यानी अत्यधिक प्रेम किससे करता था, मुमताज से। इसलिए मुमताज महल के लिए क्या बनाया, ताजमहल बनाया। और ससुरा एकरा में तनी मानी के है गड़ाइल है जी। वो सब कबर उबर खोद के बहुत अंदर, इधर जितना मुगल वंश के अधिकतर राजा मिलेंगे ना, तो इसमें आपको मिलेंगे। हुमायूं के मकबरा में भी बहुतों को दफनाया गया है। हुमायूं का जो मकबरा है उसमें बहुत सारे मुगल मतलब छोटे बड़े जिससे हम उतना जान भी नहीं रहे, उस सबको भी उसमें दफनाया गया है। तो ताजमहल के याद रखेगा। इन लोग बोलता है यानी कि दिल रहता है कि होटल 1 खातिर बना के भाग गया खाली, बाकी का छोड़ दिया। तो ताजमहल कौन हो गया। और देखिए आगरा किस लिए और किस लिए जाना जाता है, पेठा नगरी। क्या बोलते हैं इसे बाबू हम, पेठा नगरी। पेठा देखे हैं कि नहीं देखे, हम बता रहे हैं। मुराबा कहाँ है, भतुआ पाग, भतुआ पाक है ना, बस ओकरा रंग देगा आगरा में तो हो गया पेठा, समझ में आ गया। भतुआ पाक जो लेते बड़ा अच्छा लगता है खाने में। मुराबा जो होता है, जाम बोलते हैं इंग्लिश में ना, हाँ जाम ही बोलते हैं, जाम मतलब मुराबा होता है। जब वो खाइएगा बड़े स्वादिष्ट लगे। बस वहाँ करता कुछ नहीं, सेम यही प्रोसीजर रहता है, बस ओकरा पर रंग चढ़ा देता है, ऊपर से कोटेड कर देता है। तो क्या, हाँ लाल पियर होता है। मेरा दोस्त लाया था, खिलाया था आगरा का पेठा, आते आते उड़ा गया था। उड़ाना समझते ना, महक आज आने लगा था। बोला कि कैसू 1 खा लो, हमको बीमार करवा देगा। पेठा नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, आगरा को जाना जाता है। यहाँ पे पागल खाना भी है, आगरा में क्या बाबू, पागल खाना भी है।
हाँ, ये जरूरी ना है कि दर्शाता है। ताजमहल है प्रेम का प्रतीक, तो प्रेम के कारण ही लोग पागल नहीं होता है। तो जाओ पागल खाना में, यही आगरा किस लिए जाना जाता है? पागल खाना के लिए। तो इतना आगरा में आपको याद रखना पड़ेगा। पेठा नगरी, ताजमहल, यमुना नदी, पागल खाना। कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। आगे चलिए, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी मिला ना? फतेहपुर सीकरी में क्या है बाबू? बुलंद दरवाज़ा। क्या स्थित है यहाँ पे? बुलंद दरवाज़ा। कहानी सुन लीजिए बुलंद दरवाज़ा का, कैसे बना, क्यों बना, किसने बनाया, कब बनवाया, इतना ही ना क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे क्या है? बुलंद दरवाज़ा। इसका नाम है तो है भी बुलंद दरवाज़ा। किसने बनाया? अकबर। किसने बनाया? अकबर। अकबर ने बनवाया। क्यों बनवाया था? ये गुजरात के कुछ शासक थे जो मुग़ल वंश के गुलाम होने से इनकार कर रहे थे। अकबर गया था किसे मारने? गुजरात को मारने गया था। गुजरात को हरा दिया, इसलिए गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कौन सा बनवाया? पहचान। अब जैसे शादी उदी होता है ना, तो मिलता है ना अंगूठी, गला में, नाक में, वो सब पहचान ही नहीं है जी। मंगलसूत्र मिल जाता सबसे बढ़िया पहचान। लड़का के कोई पहचान नहीं सोच रहा, वो करो मंगलसूत्र पहनना चाहिए। लड़का को कोई पहचान होता है? अपने मुँह मारे चलता है, पत्नी के कहता है हमारी पत्नी। अपने राम नहीं रहेगा, लेकिन सबको पत्नी कैसा चाहिए? एकदम सीता जैसा, रावण जैसा बन के घूमता है अपने। बड़ी गड़बड़ है। देखिए, तो बुलंद दरवाज़ा अकबर क्या किया? गुजरात विजय को, गुजरात को हरा दिया। उसके हराने के उपलक्ष्य में, यानी उसे मतलब जीत लिया, उस उपलक्ष्य में क्या बनाया? क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है कि बुलंद दरवाज़ा अकबर क्यों बनाया था? गुजरात विजय उपलक्ष्य में। इसका आंसर क्या होगा? गुजरात विजय उपलक्ष्य। याद रखिएगा, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में क्या बनाया था अकबर? बुलंद दरवाज़ा। ये बुलंद दरवाज़ा तो भयानक है, आज तक ये दरवाज़ा है। आप मार के देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं बुलंद दरवाज़ा। वैसे हम दिखाएंगे लास्ट में आपको। क्या है? बोलेगा कि कब बनवाया था ये? बनवाया कब? 1575 में बुलंद दरवाज़ा को। अब देखिए कितना क्वेश्चन निकल गया है। सबसे पहले पूछेगा बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी, यूपी। एक क्वेश्चन, किसने बनवाया? अकबर। क्यों बनवाया? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। कब बनवाया? 1575 में। एक जगह से 4-4, 5-5 क्वेश्चन निकल रहे हैं। कितना क्वेश्चन पूछेगा? समझ में आ गया इतना? ठीक है, इनको जगह ये नींद आ रही है, नींद आ रही है। देखिए, फतेहपुर सीकरी हम जहाँ दिखाए ना, इसके आगरा के नीचे मिलेगा फिरोजाबाद। देखिए तो इसको भी पढ़ लो, फिरोजाबाद मिला। फिरोजाबाद, फिरोजाबाद किस लिए जाना जाता है? कांच उद्योग के लिए। किसके लिए जाना जाता है बाबू? कांच। कांच उद्योग। कांच में भी ज़्यादा क्या बनता है? चूड़ी। क्या बनता है? चूड़ियाँ बनता है यहाँ पे। फिरोजाबाद, आप मैट्रिक इंग्लिश के किताब में पढ़े होंगे। फिरोजाबाद किस लिए जाना जाता था? चूड़ी। वहाँ के लोगों का आँख मतलब बड़ी जल्दी ख़राब हो जाता है, क्योंकि चूड़ी फैक्ट्री में जब हम काम करिए ना, तो डस्ट भयानक उड़ता है चूड़ी फैक्ट्री वाला या कांच उद्योग में। इसीलिए फिरोजाबाद के उस कहानी में यही बताया ही गया था, लोगों के आँख कमज़ोर के बारे में बताया गया था। तो फिरोजाबाद किस लिए? कि क्वेश्चन पूछता है कांच उद्योग के लिए। किसके लिए जाना जाता है? क्या झारखंड में बताइए कांच उद्योग कहाँ है? कोई बताएगा? था ना रामगढ़ में, भुरकुंडा। झारखंड में हम लोग के यहाँ कांच उद्योग कहाँ था? रामगढ़ जिला भुरकुंडा में था। उसी तरह यूपी में कहाँ कांच उद्योग कहाँ मिलेगा? फिरोजाबाद। अब देखिए, आगरा के ऊपर आइएगा ना, इधर मिलेगा मथुरा। क्या मिलेगा? मथुरा मिला, एम लिख देते हैं केवल। और उसके ऊपर मिलेगा वृंदावन। क्या मिलेगा? वृंदावन। 2 शहर देखिए, बात नहीं कीजिए, 2 शहर। एक मिलेगा आपको मथुरा और दूसरा मिलेगा वृंदावन। वृंदावन। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? कर्नाटक में है। कर्नाटक के मैसूर में है, याद रखिएगा। हम वृंदावन जगह सिर्फ बता रहे। देखिए, वृंदावन में बताइए तो किनका जन्म हुआ था? कृष्ण भगवान का। किनका हुआ था? कृष्ण भगवान का जन्म। कृष्ण भगवान का जन्म। अरे एक ही जगह है, ध्यान से देखते क्या नहीं है?
देखिए वृंदावन और मथुरा, मथुरा को एकदम ध्यान से थोड़ा सा बारीकी अंतर है ना सटल। तो यहाँ किसका जन्म हुआ था? वृंदावन में कृष्ण भगवान। जबकि आपसे क्वेश्चन पूछेगा वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? मैसूर कर्नाटक। कहाँ है? अगर गार्डन में पूछेगा वृंदावन गार्डन, एक लिख देते हैं वृंदावन, कंफ्यूजन गार्डन। गार्डन कहाँ है बाबू? मैसूर में। मैसूर, मैसूर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। मैसूर कर्नाटक। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है कि वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? मैसूर कर्नाटक में। वृंदावन नाम समझ के ठोक नहीं देना, यूपी हो जाएगा गलत। अब बहरिया के समोसा मत खाने लगेगा कि एग्जाम बढ़िया गया। ढेरे लड़का जब आंसर किया था, जब आंसर किया था, जब मिला था तब पता चलता ओहरे इहो गलती हो गया तुरंत दे भी देता। बात सही है। मथुरा किस लिए जाना जाता है बाबू? तेल शोधन कारखाना। मथुरा में क्या मिलेगा आपको? तेल शोधन कारखाना। तेल शोधन, कौन सा तेल? कड़वा तेल, पेट्रोलियम का। किसका शुद्धिकरण यहाँ पे किया जाता है? पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है। इस मथुरा तेल में, मथुरा में जो पेट्रोलियम शोधन कारखाना है, इस कारखाना के चलते आप देखिए ना, खास अंतर नहीं। ये रहा आगरा, ये रहा मथुरा। इसका धुआं जो निकलता है ना, SO2, इससे भयानक धुआं निकलता है, जिससे आगरा का जो ताजमहल है वो कैसा पड़ रहा है? पीला पड़ने लगा है। किसके कारण हो रहा है? यह पेट्रोलियम के, ताजमहल पीला, ताजमहल पीला किसके कारण पड़ रहा है? मथुरा में जो तेल रिफाइनरी है उसके कारण पीला। ताजमहल पीला पड़ने के कारण एग्जाम में पूछ चुका है, ताजमहल पीला क्यों हो रहा है? आपसे रहेगा तेल रिफाइनरी के नाम दे देगा, मथुरा तेल रिफाइनरी। आपका आंसर क्या मारना होगा? मथुरा तेल रिफाइनरी के कारण, क्योंकि धुआं बेकार निकलता है। उस धुआं के वजह से ताजमहल सुंदर सफ़ेद दिखाई देता था। सफ़ेद से कैसन दिखने लगा? पीला। हाँ? अरे नहीं, उससे जो SO2 जो गैस निकलता है ना, इस गैस के कारण पीला हो जाता है। SO2 के गैस के इतना खासियत है कि किसी पर पड़े पीला कर देगा उसको। SO2 गैस के कारण आपको पूछेगा कि कौन सा ग्रह पीला है, समझ में आएगा। ऐसे पूछेगा कि 8 ग्रह है ना, 8 ग्रह में से कौन सा ग्रह पीला दिखाई देता है? जैसे आप लोग पढ़े होंगे बहुत कि लाल ग्रह कौन सा दिखाई देता है? मंगल ग्रह। नीला ग्रह पृथ्वी को बोला जाता है। उसी तरह पीला किसे बोला है? शुक्र को। शुक्र पर SO4 की अधिकता है बाबू। सल्फर जो होता है ना, इसका अधिकता बहुत ज़्यादा है शुक्र ग्रह पर। इतना ज़्यादा अधिकता है, मन इतना ज़्यादा है कि शुक्र ग्रह को ढक दिया है। शुक्र ग्रह कैसा दिखता है? पीला पीला दिखता है। बस, तो सल्फर के कारण समझ गए? गुड। मथुरा में, तो मथुरा किस लिए जाना जाता है? मथुरा से बोलेगा अभी सांसद है हेमा मालिनी। कौन है? हेमा मालिनी के देख रहे हैं, दिनों दिन जवान होती है, बुढ़ा रही है नहीं। कोई औरत होती है कि दिन दिन बुढ़ाती है, वो दिनों दिन जवान हो रही है। हेमा मालिनी देखे नहीं है क्या कभी? आरओ के कैंटवा में स्टेशन पर प्रचार करती है आरओ। हाँ मेकअप, अरे हाँ भी ठीक है मेकअप ठीक है ना। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा इसको। हाँ, अलीगढ़ में, AU में। AMU यूनिवर्सिटी बोला जाता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसका भी नाम चेंज होने वाला है। AMU नाम क्या है बाबू इसका? AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये भी कहाँ है? देखिए, इसलिए नहीं बताने कि नाम अलीगढ़ है ये, तो अलीगढ़ बता देंगे तो मारिए दीजिएगा उत्तर प्रदेश। बस समझ में आया ना? AMU यूनिवर्सिटी कहाँ है? हाँ जी, यूनिवर्सिटी है अलीगढ़। जैसे अभी हम बताए ना NPU हम लोग का यूनिवर्सिटी है कि नहीं, उसी तरह AMU भी क्या है? यूनिवर्सिटी है। इससे ग्रेजुएशन आप कर सकते हैं। इस साइड में आइएगा, इधर आपको मिलेगा झांसी। झांसी, झांसी मिला? गुड। अब देखिएगा झांसी, झांसी क्यों जाना जाता है? झांसी,
झांसी में याद रखिएगा, झांसी के रानी यानी लक्ष्मीबाई, नाम क्या था उसका? लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई की शादी कहाँ हुआ था? विवाह कहाँ हुआ था? लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? मनु या छबीली भी बोला जाता है। मनु, छबीली, लक्ष्मीबाई सब। और झांसी के रानी यहाँ गई तो रानी बन गई तो नाम है क्या हो गया? झांसी के रानी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। कविता एक था सुभद्रा चौहान के। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा है कि इस कविता का मतलब कविता किसने लिखा है? सुभद्रा कुमारी चौहान, याद रखिएगा। ये झांसी के रानी है। अब लक्ष्मीबाई के यानी आपको पूछेगा शादी कहाँ हुआ? विवाह यहीं हुआ था, झांसी में शादी हुआ। लेकिन जन्म कहाँ हुआ था इनका? जन्म पूछेगा वाराणसी में। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। रहने वाली थी वाराणसी के, शादी हुआ, लेकिन इनका मृत्यु लड़ते लड़ते कहाँ होगा? ग्वालियर में। मृत्यु पूछेगा तो कहाँ हुआ? ग्वालियर। हाँ, अलग अलग है। हाँ, तीनों एग्जाम में क्वेश्चन बन गया, ठीक है। मृत्यु कहाँ हुआ? ग्वालियर। मध्य प्रदेश में बाबू, ग्वालियर। ग्वालियर, ये ग्वालियर हम लिख देते हैं एमपी। कहाँ पड़ेगा? एमपी में। तीनों बात याद होगा। जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी में। शादी कहाँ हुआ? झांसी में। इनके पति का नाम क्या था? गंगाधर। क्या नाम था? गंगाधर, ठीक है। इनका अपना कोई संतान नहीं था, इसलिए अंग्रेज ने इन्हें पे बोला कि अपना अगर बेटा रहेगा तो ही आप शासन कर सकते हैं, वरना शासन अंग्रेज के हाथों में चले जाएगा। ये कितना घटिया नियम है। इस झांसी की रानी क्या कर ली? गोद ले ली। बेटा को क्या कर ली? गोद ले ली। अब अंग्रेज मानने को तैयार नहीं था, बोल रहा था गोद लिया हुआ बेटा हम नहीं मानेंगे कि आपका उत्तराधिकारी है। लड़ाई बस इसी का था। 1857 की जो क्रांति हुई, लड़ाई बस इसी बात की थी, जिसमें झांसी की रानी लड़ते लड़ते क्या हुई? मर गए। बोलेगा झांसी की रानी मतलब उस समय ग्वालियर में लड़ते लड़ते देहात मतलब मर गई। उस समय अंग्रेज की ओर से कौन लड़ रहा था? एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन ये बना। सर ह्यूरोज, नाम क्या था उसका अंग्रेज का? ह्यूरोज से लड़ते लड़ते अंतोगतवा झांसी की रानी के क्या हो गए? मतलब युद्ध के दौरान ही मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा, झांसी पर भी किसका कब्जा हो गया? अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। इसके मरने के बाद ही हुआ था। और झांसी किस लिए जाना जाता है? इसे चौराहा भी बोला जाता है। झांसी को क्या बोला जाता है? चौराहा। समझिएगा चौराहा क्या है? चौराहा। इसके बताने से पहले एक चीज़ बताना होगा। देखिए, ये अच्छा नहीं बन पा रहा है, लेकिन समझाना भी ज़रूरी है। ये देखिए, यहाँ पड़ता है असम, ये है गुजरात। इन दोनों को एक गलियारा जोड़ता है। इन दोनों का कौन सा? एक गलियारा है, जिसका नाम है, देखिए, असम पड़ता है पूरब में, गुजरात पड़ता है पश्चिम में। तो कौन जोड़ता है? पूरब पश्चिम गलियारा। इसका नाम क्या है? पूरब पश्चिम गलियारा। एक गलियारा है, देखिए जम्मू कश्मीर कहाँ पड़ता है? उत्तर में। ये पड़ गया दक्षिण में। तो एक आता है गलियारा, इसका नाम है उत्तर दक्षिण गलियारा। नाम क्या है? उत्तर दक्षिण गलियारा। क्लियर? ये कहाँ है? श्रीनगर में। कहाँ है? श्रीनगर में है। कोई दिक्कत? ये है कन्याकुमारी। कौन है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। इधर पड़ता है सिलचर। असम में जगह का नाम क्या है बाबू? सिलचर। और इधर क्या नाम है? पोरबंदर। क्या नाम है? पोरबंदर। कोई दिक्कत? अब देखिए, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत है, इसमें 5-5 क्वेश्चन है, समझिएगा। क्वेश्चन पूछता है उत्तर दक्षिण गलियारा किसको किसको जोड़ता है? कहाँ से कहाँ? श्रीनगर से कन्याकुमारी। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछता है पूरब पश्चिम गलियारा किसको किसको जोड़ता है? सिलचर से पोरबंदर को। क्लियर हो गया? अब देखिए, दोनों जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के काट रहा है कि नहीं काट रहा है? एकदम काट रहा है। देखिए तो ध्यान से, ये काट रहा है कि नहीं? ये चौराहा नहीं बन गया? एकदम बन गया। तो झांसी को क्या बोला जाता है? चौराहा भी कहा जाता है। किस किस का चौराहा? उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम गलियारा का चौराहा। तो यहाँ क्या लिखाएगा? उत्तर दक्षिण तथा पूरब पश्चिम का पूरब पश्चिम गलियारा का चौराहा। गलियारा का चौराहा। समझ में आ गया? चौराहा। झांसी को क्या बोला जाता है? चौराहा कहा जाता है। क्यों? आपको देखिए, हम पहले गुजरात पढ़ा रहे थे, याद कीजिए तो, सब बताए थे ना इसमें।
आप लोग भी नहीं देखेंगे, मेरा पिछला वीडियो देखेगा, वहाँ हम बहुत अच्छा से इसको बताया। सिलचर कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। गुजरात पोरबंदर पड़ता है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, और कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ता है। ये याद रखिएगा। गलियारा, गली के मतलब गली नहीं होता, ये बहुत बड़ा रोड और बहुत अच्छा रोड, इतना अच्छा रोड है कि इस पर एरोप्लेन भी लैंडिंग कर सकता है। ठीक है, झांसी समझ में आ गया आपको? झांसी, तो झांसी में इतना बात याद रखिएगा, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम गलियारा दोनों का मिलन स्थल कहाँ हो जाता है? झांसी में हो जाता है। रानी लक्ष्मीबाई का संबंध कहाँ से है? झांसी से। जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। मरी कहाँ थी? मृत्यु कहाँ हुआ था? ग्वालियर में। झांसी खत्म। इसके ऊपर आइएगा, मिलेगा इधर कन्नौज। क्या मिलेगा? कन्नौज। कन्नौज कन्नौज पढ़ लेते हैं, लंबा वीडियो हो जाता है बहुत। लास्ट टॉपिक अभी कन्नौज रहेगा, अभी आधा और पढ़ना है। इस साइड वाला अभी सब यूपी पढ़ना है इधर के। ठीक है, कन्नौज आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि कन्नौज को क्या बोला जाता है? खुशबुओं का शहर। क्या बोलते हैं इसे? खुशबुओं का शहर। खुशबुओं का शहर। खुशबुओं का शहर। और इसको दूसरा भाषा में एग्जाम में क्या पूछ सकता है? खुशबुओं या इत्र। क्या बोलता है? इत्र का शहर। समझ में आ गया? इत्र का मतलब खुशबू ना होता है। इत्र का कोई इतना अच्छा इत्र रहता है कि एक दिन मरेगा, एक सप्ताह महकते रहता है। कपड़ों खींचला के बाद महकते रहता है। सेंट मजमुआ कोई भी हो, लेकिन अच्छा खुशबू रहता है उसका। तो खुशबुओं का शहर किससे बोलते हैं? कन्नौज को। कन्नौज किस नदी के किनारे? आपको दिखाई देगा, ध्यान से दिखे, गंगा नदी के किनारे। कन्नौज किसके किनारे है बाबू? गंगा नदी के किनारे। एक तरफ गंगा, एक तरफ यमुना, दोनों नदी दिखाई देगा। दोनों के बीच में कौन सा पड़ता है? कन्नौज। गंगा और यमुना के बीच में कौन सी नदी? कन्नौज। कन्नौज एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है कि कन्नौज किस नदी के किनारे स्थित है। यहाँ तो गंगा नदी। और समझिएगा, कन्नौज इतना मतलब फेमस था, यहाँ पैदावार बहुत ज़्यादा होते थे, जैसे धान गेहूँ ये सब का खेती। क्यों? देखिए, जहाँ नदियाँ गुजरेगी वहाँ खेती तो होगी ना। यहाँ से देखिए, अगर यहाँ से ये गंगा नदी है तो इसके नीचे से क्या है? यमुना नदी है। यानी दोनों के बीचों बीच में लगभग पड़ जाता है कौन? कन्नौज। खेती बहुत अच्छा हो जाता है। अब पहले के राजा का कमाता था? कुछ नहीं, बस कर वसूलता था। जैसे हमारे 1 क्विंटल धान हुआ, ओकरा में से ससुरा 20 किलो रख लेगा बिना हरे फिटकिरी के। समझ में आया? कुछ नहीं किया, आपको टैक्स देना उसे 20 kg। बस यही उन लोग का इनकम था। और अच्छा खासा खेती कहाँ होता था? कन्नौज में। तो यहाँ त्रिपक्षीय युद्ध हुआ, त्रिपक्षीय संघर्ष। एग्जाम में पूछता है त्रिपक्षीय संघर्ष कहाँ किसके लिए हुआ था? त्रिपक्षीय संघर्ष। अब ये 1-2 साल नहीं चला था, 100-150 साल तक लगातार चला था। तो त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रि मतलब क्या हुआ? 3, त्रि मतलब 3। तो 3 वंश ने यहाँ पे लड़ाई किया था। कौन कौन किया था बाबू? पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, एक था प्रतिहार वंश। याद हुआ तीनों के नाम? एग्जाम में पूछता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन शामिल नहीं था। तो ये तीनों याद रखना पड़ेगा आपको, तब तो बता पाइएगा। तो पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और प्रतिहार वंश। तो पाल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? गोपाल को। किसे माना जाता है? गोपाल को। राष्ट्रकूट वंश के किसे बोला जाता है? दंती दुर्ग को। किसे? दंती दुर्ग। अब प्रतिहार वंश के नागभट्ट प्रथम। किसे बोला जाता है? नागभट्ट प्रथम। एग्जाम में सब क्वेश्चन पूछ दिया है। नागभट्ट प्रथम। तीनों याद हुआ? ध्यान से सुनिए। कन्नौज को क्या बोला जाता है? खुशबुओं का शहर। किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे है। इसके लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, यानी 3 राजाओं ने मिलकर लड़ाई किया। किसके लिए? कन्नौज के लिए। और एक और ख़ास बात सुनिए, जिसके लिए लड़ाई कर रहा है तीनों ससुरन, इन्हीं के, ऐसा समझ इन्हीं के घरे नहीं है यहाँ, इन्हें तीनों अलग अलग है। समझिएगा, पाल वंश पूछेगा कहाँ के है? पश्चिम बंगाल के। WB कहाँ के रहने वाला था? पश्चिम बंगाल। अब बताइए, अब आपसे पूछेगा राष्ट्रकूट वंश कहाँ के था? ये आपको पूछेगा महाराष्ट्र एरिया में। कहाँ था?
महाराष्ट्र में। प्रतिहार पूछेगा कहाँ था, गुजरात में। कहाँ था, गुजरात में। आप समझिए तो कहाँ खटिया कहाँ मचाने यानी कि हुआ कि नहीं हुआ, नहीं समझे, बात नहीं कीजिए। इन लोग के एको गो के घर द्वार कुछ नहीं है कनौज में, लेकिन तीनों मार किसके लिए कर रहा है, कनौज के लिए कर रहा है। किस लिए, बस पैदावार किसी तरह हमें मिल जाए, पैदावार के लिए। आपसे पूछेगा ये तीनों 100 बरस तक लड़ते रहा, एकर बाप लड़ा, ओकर दादुओ लड़ा, ओकर नतियो लड़ेगा, लगातार ऐसे नहीं होगा। 100 बरस तो एक आदमी जिंदा नहीं रहेगा लड़ने के लिए, ऐसा ही लड़ाई चलते रहा। अंत में जीत किसका हुआ था, आपसे पूछेगा जीता कौन, जीत किसका हुआ बाबू, प्रतिहार वंश का। किसका हुआ, प्रतिहार वंश, गुजरात वाला जीत गया। तो ये किसका था, मतलब कनौज के कहानी। तो इस पर कितने याद रखे जरूर, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यहाँ से। कितने वंशों ने लड़ा, 3 वंशों ने। तीनों का वहाँ के रहने वाला था दूसरे जगह के, ठीक है। गांव घर में ऐसी कहावत बोला, कहाँ खटिया कहाँ मचान, मैंने रहने वाला कहाँ का, मचान कहाँ गड़ रहा है के, यही ना होता है। तो वही है यहाँ। तो पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, प्रतिहार वंश। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन कितना है, बोले पाल वंश की स्थापना किसने किया, गोपाल। कौन क्या, गोपाल। राष्ट्रकूट का दंती दुर्ग, प्रतिहार का नागभट्ट प्रथम। और तीनों के राज किस राज्य में इन लोग था, एक पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र और गुजरात। अंतोगत जीत किसकी हुई, गुजरात के जो शासक था यानी कि प्रतिहार वंश का। किसका होगा, प्रतिहार वंश का, ठीक है। तो दोस्तों इसका एक और पार्ट लेके आएंगे यूपी का, क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आप लोग भी बोर हो जाएगा, इसलिए 2 पार्ट में यूपी को पढ़ते हैं। अब बहुत ही आप लोग तो देख ही रहे हैं, जो पढ़ रहा होगा प्रीवियस ईयर उसे अच्छी तरह से पता है कि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता है। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तब तक जय हिंद। हाँ, बाकी जो इसमें बच गया वो हम कल दिखाएंगे आपको। जिसे बुलंद दरवाज़ा नहीं दिखा, एक के बार में यूपी ख़त्म होगा, सब हम दिखा देंगे।